हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। आई एम दीपाली खरे और आज हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो है चैप्टर 5 संगठन। तो हमारा ये है चैप्टर 5 संगठन, जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। तो इसका क्या तात्पर्य होता है, इसका मीनिंग अगर हम देखें तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी उपक्रम में किसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं तो उसके बीच स्थापित संबंधों को संगठन कहते हैं। जब 2 और मोर देन 5 पर्सन्स किसी भी एक कॉमन ऑब्जेक्टिव या गोल को पूरा करने के लिए एक साथ आ रहे हैं, उनका उद्देश्य संगठन के कार्यों को पूरा करना है, तो उनके बीच में जो भी रिलेशनशिप स्थापित होता है उसको हम संगठन या ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। सेकेंड फंक्शन है मैनेजमेंट का। तो चलिए हम इसकी एमसीक्यू सीरीज की ओर बढ़ते हैं। तो हम इधर करेंगे एमसीक्यूज क्वेश्चन। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, संगठन प्रक्रिया में निहित है। इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है? तो सामान्य कार्य का समूहीकरण, ठीक है, ये भी इंक्लूडेड होता है कि नहीं होता? सामान्य कार्य मतलब एक जैसा कार्य हम कर रहे हैं, उसको इकट्ठा करके कोई भी उसको प्रायोरिटी वाइज हम कोई भी कार्य कर रहे हैं। फिर कार्य का विभाजन, यहाँ हम जो वर्क है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, अरेंज कर दे रहे हैं कि कौन सा कार्य पहले करना उसके बाद, तो उसका हम विभाजन कर रहे हैं। उपयुक्त व्यक्तियों को कार्य सौंपा जाना, उपयुक्त व्यक्तियों को हम इसमें कार्य सौंपते हैं, लेकिन ये हम जो प्रक्रिया करते हैं वो किसमें? नियुक्तिकरण में करते हैं। और डी है कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन डी, कोई नहीं, क्योंकि संगठन प्रक्रिया में नहीं, मतलब सामान्य कार्यों का समूहीकरण नहीं, हम इसमें लोगों का वो करते हैं कि लोगों को इकट्ठा करते हैं एक कार्य करने हेतु। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। कार्य का विभाजन भी होता है लेकिन इस क्रिया में निहित नहीं होता है। फिर उपयुक्त व्यक्तियों का, तो ये हम नियुक्तिकरण में करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, दैट इज कोई नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संगठन में पक्षपात नहीं होता, ठीक है, वो बोल रहे कोई भी बायस नहीं होता। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो व्यक्तियों के प्रति बायस नहीं होता। तो कौन से में नहीं होता? सबसे पहले औपचारिक, जिसको हम क्या बोलते हैं? फॉर्मल। इसको हम क्या बोलते हैं? फॉर्मल के भी नाम से जानते हैं। औपचारिक मतलब यहाँ अपने एक कुछ नियम और अनुशासन के तहत क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनता है जहाँ पे लोग रूल्स और डिसिप्लिन और जो संगठनात्मक ढांचा होता है, ठीक है, वो फॉलो करते हैं। तो जहां पक्षपात नहीं होता, औपचारिक में क्या है, ये नियम और कानूनों से बना होता है, ठीक है, लोग इसमें एक शॉपन श्रृंखला जो होती है उसको फॉलो करते हैं। तो इसी में जो है पक्षपात नहीं होता है, क्योंकि ये नियम या कानूनों से चलता है, ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के तहत चलता है। दूसरा है अनौपचारिक संगठन, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अनौपचारिक सततः ही अपने आप ही बन जाता है, जहां पे लोग गॉसिप्स या रूमर्स या अनौपचारिक तरीके से एक दूसरे को जानते हैं, तो ये अपने आप ही बन जाता है। तो ये रॉन्ग आंसर होगा। विभागीय संगठन, जहां कार्यों को विभागों में बांटा जाता है, ठीक है, विभाग के सब विभाग बन गए, तो उसमें भी पक्षपात की स्थिति होती है। फिर क्रियात्मक, जहां पे कार्यों के अनुसार हम संगठन बना रहे, कार्यात्मक ढांचे में डाल रहे हैं, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा औपचारिक संगठन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई पक्षपात हम नहीं करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संगठन स्वतः निर्मित होता है, जो अपने आप बन रहा है, कोई भी नियम या अनुशासन या कोई शॉपन जो श्रृंखला है वो इसमें फॉलो नहीं हो रही है। तो सबसे पहले क्रियात्मक में कार्यों को हम कार्यों के हिसाब से हम उसका विभागीकरण करते हैं, तो ये नहीं, स्वतः नहीं बनता है, इसके लिए हम प्लानिंग या स्ट्रेटेजी करते हैं। अनौपचारिक, ये सही होगा, क्योंकि यहाँ पे लोग अपने एम्प्लॉइज को या को एम्प्लॉइज को क्या इनफॉर्मल तरीके से जा रहे हैं, आपके साथ काम कर रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो वो आपके मित्र बन रहे हैं किसी भी संगठन में, तो ये अपने आप जो जानकारी प्राप्त हो रही है यहाँ अपने आप कर रहे हैं। तो ये अनौपचारिक संगठन इनफॉर्मल, इसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे लोग ग्रेप वाइन या गॉसिप्स कर रहे हैं, फ्री टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो ये किसी भी संगठनात्मक ढांचे के तहत नहीं हो रहा है, ये अपने आप बन रहा है, तो इसलिए ये अनौपचारिक होगा। औपचारिक या फॉर्मल, यहाँ पे किसी तरह की शॉपन श्रृंखला मतलब रूल्स या रेगुलेशंस फॉलो होते हैं, एक मैनेजर होगा, उसके अंदर को एम्प्लॉइज होंगे, तो ये भी नहीं होगा। विभागीय मतलब डिपार्टमेंट, जहां कार्यों को डिपार्टमेंट्स के अनुसार बांटा जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। भार्यापरण किया जाता है, ठीक है, कार्यों का भार्यापरण मतलब जिम्मेदारियां आप सौंप रहे हो, कहाँ पे? सबसे पहले अधिकार, अधिकार का मतलब राइट्स, अधिकार क्या होते हैं? हमारे राइट्स होते हैं, ठीक है।
कि जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख रहे हैं तो जरूर कोई राइट होगा, अधिकार होगा, तभी तो हमने उसको जिम्मेदारी सौंपी। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। उत्तरदायित्व का, उत्तरदायित्व भी होता, उत्तरदायित्व मतलब आपने जिसको काम सौंपा है वो आपके प्रति उत्तरदायित्व होगा। तो भार्यापरण हमेशा जो काम कार्य है अगर एक अधिकार होगा उसी के साथ जाएगा, तो ये भी आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। जवाबदारी का, जवाबदारी मतलब हर व्यक्ति जिस बॉस ने उसको कार्य दिया उसके प्रति जवाबदार होगा कि वो कार्य उसने किया या नहीं, हाँ या ना में, तो ये भी रॉन्ग आंसर होगा। फिर इनमें से किसी का नहीं, तो हमने यहाँ राइट आंसर ऑलरेडी चूज कर लिया है। तो जो भार्यापरण, जब एक राइट होगा तभी हम उसको वो अधिकार सौंपेंगे उस व्यक्ति को, तो राइट आंसर हमारा राइट्स होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। उत्तरदायित्व होता है, ठीक है, उत्तरदायित्व मतलब जिसको कार्य सौंपा गया है वो उत्तरदायित्व उसका बनेगा। तो किसका होता है? सबसे पहले अधीनस्थ का। अधीनस्थ वो हो गया कि उत्तरदायित्व जैसे हमारा राइट्स किया तो उसके साथ ड्यूटीज भी पास होती हैं, तो ड्यूटी किसको दी हमने? अधीनस्थ को। दूसरा अधिकारी को। तो उत्तरदायित्व हमेशा अधिकारी के प्रति, अधीनस्थ का अधिकारी के प्रति होगा। क्यों? क्योंकि वो ही जवाबदेह होगा कि वो कार्य हुआ कि नहीं, किसको जवाबदारी? जो एम्प्लॉय होता है शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस, तो इसमें अधिकारी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोनों का तो ये नहीं, हमने एक इसमें राइट आंसर चूज कर लिया, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, अधिकारी का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बड़े आकार वाले उपक्रम में भार्यापरण होता है, जो बिग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसमें भार्यापरण किस प्रकार होता है? तो ये इसमें बोल रहा है ऐच्छिक। ऐच्छिक मतलब इच्छा अनुसार, तो नहीं, इच्छा अनुसार नहीं होता। आवश्यक, आवश्यक भी मतलब इंपॉर्टेंट, यहाँ आवश्यक और अनिवार्य दो ऑप्शन दिए गए हैं। तो अनिवार्य मतलब कंपलसरी, जो अनिवार्य होगा उसका मतलब है कंपलसरी होता है कि आपको ये कार्य करना ही करना है। तो जब बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, वैसे भी जो संगठनात्मक ढांचा होता है बड़े रूप में होता है, तो उसको कंपलसरी, अनिवार्य तौर पे आपको अनिवार्य तौर से उसको करना होता है। तो आवश्यक मतलब इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कंपलसरी मतलब ऐसी कंडीशन जो करना ही करना है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमने इसमें राइट आंसर चूज कर लिया है। तो सी जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रभावी भार्यापरण के लिए आवश्यक है, ठीक है, इफेक्टिव जो आप ड्यूटीज दे रहे हो उसके लिए क्या आवश्यक है? तो सबसे पहला है संपर्क की सुविधा। हाँ, संपर्क होना चाहिए। अगर संपर्क शॉपिंग श्रृंखला में जो ऊपर से अधिकार आ रहे हैं, उत्तरदायित्व नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, तो टूटा तो जो आपकी शॉपिंग श्रृंखला है वो बिना संपर्क के अनइफेक्टिव हो जाएगी। तो ये ऑप्शन भी होना चाहिए। सहयोग तथा समन्वय का पर्यावरण, सहयोग होना चाहिए कि जो जिसको कार्य सौंपा गया है वो सहयोग और अपना समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन, तालमेल बिठा के रखना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी होगा। अधिकारों का स्पष्ट स्पष्टीकरण, ये भी होता है कि जिसको अधिकार सौंपे गए हैं वही उत्तरदायित्व होगा, तो जिस व्यक्ति को सौंपे गए उसी से पूछा जाएगा, उसी की जवाबदारी बनती है वो काम करने या ना करने की। तो अधिकारों का स्पष्ट मतलब किसको कौन सा हमने अधिकार सौंपा गया था या कौन सा कार्य सौंपा, उसके अनुसार उसके अधिकार जाएंगे, और ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सभी, क्योंकि इसमें ये ए बी सी सब इंक्लूड होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ये सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रभावशाली अधिकार हस्तांतरण के लिए उत्तरदायित्व के साथ होना अति आवश्यक है। वो बोल रहे हैं इफेक्टिव राइट का जब आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसका एक ड्यूटी होना अति आवश्यक है। तो कहाँ? अधिकार। अधिकार में ही हम क्या करते हैं, जब अधिकार सौंप रहे कि किसी व्यक्ति को हमने सेल्स या मार्केटिंग परचेसिंग का हेड बनाया, तो उसके जो को एम्प्लॉइज जिनको कार्य दिया गया है वो ही उसके प्रति जवाबदारी रहेंगे। तो जब हमने एक राइट्स दिया, एक अधिकार दिया, तभी उसके साथ एक उत्तरदायित्व ने जन्म लिया। मानव शक्ति, तो ये हो गया, ह्यूमन रिसोर्स नहीं इंक्लूड होगा। ह्यूमन रिसोर्स जिससे आप कार्य करवा रहे हो, ह्यूमन के। प्रोत्साहन क्या होता है? मोटिवेशन होता है जो समय समय पर आप अपने एम्प्लॉइज को देते हो। प्रोन्नति, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर है, अधिकार की अगर बात हो रही है तो हमेशा उत्तरदायित्व इसके साथ कनेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कूटन्स एंड ओडोनेस के अनुसार संगठन प्रक्रिया के कदम है, ठीक है, इसमें इन्होंने पूछा कि जो प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशन की उसमें
कितने स्टेप्स होते हैं, तो उसमें 7 स्टेप्स होते हैं। अगर आप उसका प्रोसेस पढ़ेंगे हम कि सबसे पहले लोगों को आप अब यहाँ पे आप क्या लोगों का विभाजन करो तो इकट्ठा करोगे आप, फिर उसमें बहुत सारी प्रक्रिया करोगे, तो इसमें जो टोटल स्टेप्स होते हैं इसके 7 स्टेप्स होते हैं। तो ये जो इन्होंने इसकी परिभाषा दी थी कूटन्स ने, उसके अनुसार इन्होंने 7 प्रक्रिया बताई है जिसमें संगठन प्रक्रिया निहित है। तो ये आपका 4 गलत हो जाएगा, 6 भी और 8 भी। राइट आंसर आपका ऑप्शन 7 होगा। 7 स्टेप्स होते हैं, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। गलत संगठन संरचना व्यवसायिक निष्पादन को रोकती है तथा यहाँ तक कि उसे नष्ट कर देती है। ये कथन किसने दिया कि एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बना रहे हैं और हमने उसमें गलतियां कर दी, जब हम शोपन श्रृंखला बना रहे हैं गलत कर दी, तो जो ढांचा है पूरा या निष्पादन को, जो कार्यों का निष्पादन, अगर हमने गलत व्यक्ति को गलत कार्य सौंप दिया तो उससे पूरी शोपन श्रृंखला या जो कार्यों का निष्पादन नष्ट कर देगी। ये कथन किसने दिया है? तो ड्रकर ने ये ड्रगन का ये कथन था कि गलत संगठन संरचना क्या है, किसी भी कार्य के निष्पादन को वहां उसे नष्ट कर देगी क्योंकि कार्य सही तरीके से नहीं होगा। तो यहाँ पे ये राइट आंसर होगा। एलन गलत हो जाएगा, टेरी का भी नहीं है ये कथन, टेलर का भी नहीं है। तो ड्रकर जो होगा यहाँ पे, ये स्टेटमेंट्स होते हैं ऑथर्स या जो राइटर्स होते हैं वो देते हैं, तो उनके अनुसार ये हम परिभाषा में पढ़ते हैं कि जब भी हम परिभाषा या कि किसके अनुसार क्या कथन है, तो यहाँ ये ड्रकर के अनुसार ये कथन सही बैठता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन आंतरण का तत्व नहीं है? अधिकार आंतरण जब हम करते हैं उसमें से कौन सा उसका फैक्टर नहीं है, ये बताना है हमको। सबसे पहले उत्तरदायिता, ये आवश्यक रूप से होती है कि जब राइट्स जा रहे हैं तो उत्तरदायिता भी होती है कि उसके प्रति आप जिम्मेदारी रखते हो। अधिकार होते तभी उत्तरदायित्व होते, ये भी होता है। फिर है उत्तरदायित्व भी वही है कि जिसके प्रति आपने राइट्स और उत्तर देता जब गई, जिस व्यक्ति उत्तर देती मतलब वो जवाब देने के लिए तत्पर होगा कि आपने वो कार्य किया या नहीं। उत्तरदायित्व भी वही कि एक जिस भी बॉस ने आपको जो ऑर्डर दिया है उसके प्रति आपका उत्तरदायित्व बन रहा है। अनौपचारिक संगठन में ऐसा कुछ नहीं होता, तो इसलिए आपका राइट आंसर होगा कि इसमें अधिकार अंतरण होता ही नहीं है, स्वतःता ही अपने आप ही निर्मित हो जाती है, जिसमें एक ढांचा सा बन जाता है जो लोग एक दूसरे को अनौपचारिक तौर से जानते हैं। ठीक है, तो जो उत्तरदायिता या अधिकार की बात हम कहाँ नहीं करते? अनौपचारिक संगठन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आंतरण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि उत्तरदायित्व भी हो। ठीक है, अधिकार आंतरण हम जब कर रहे हैं, जब हम अधिकारों को सौंप रहे हैं दूसरे व्यक्ति को, तो उसके साथ उत्तरदायित्व भी ट्रांसफर होता है। तो ये बताया इन्होंने अधिकार में। अधिकार इज राइट्स। ठीक है, कि जब हम अधिकार किसका कर रहे हैं, हम अधिकार क्या कर रहे हैं? राइट्स का ही अधिकार आंतरण हम राइट्स का कर रहे हैं, जिससे हमारे पास उत्तरदायित्व आ रहा है। तो ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। जनशक्ति होती है ह्यूमन रिसोर्स, तो नहीं, जिनसे हम काम ले रहे हैं या मानव संसाधन, वो नहीं होगा। प्रोत्साहन, यहाँ मोटिवेशन दे रहे हैं, ये भी नहीं होगा। प्रवर्तन, किसी भी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन, वो भी नहीं होगा। तो जो अधिकार होते हैं उसी का अधिकार आंतरण होता है, उसी के साथ उत्तरदायित्व ट्रांसफर होता है या हस्तांतरित होता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वृहद योजना जानी जाती। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको प्राप्त करने के लिए जो प्लानिंग हम कर रहे हैं उसको किस रूप में होते हैं? नीति के रूप में। नीति क्या होती है? हमारी किसी भी तरह की पॉलिसी मतलब हम कोई भी शॉर्ट टर्म के लिए पॉलिसी बना रहे हैं संगठन के उद्देश्य को अचीव करने के लिए, तो हमारी नीति के रूप में होगा। सेकंड है कार्यक्रम के रूप में, तो ये प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोग्राम्स नहीं होगा, प्रोग्राम शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म होते हैं। नीति स्ट्रेटेजी से रिलेट करती है। नीति क्या है? स्ट्रेटेजी से रिलेट करती है कि हम शॉर्ट टर्म पॉलिसी बना रहे हैं, अपने ये स्ट्रेटेजी बना रहे हैं जिसमें हम अपने संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकें। उद्देश्य के रूप में नहीं। रणनीति क्या होती है? स्ट्रेटेजी होती है। तो जो नीति होती है, सीधे सीधे से अगर वृहद योजना की बात कर रहे हैं तो वो पॉलिसी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीयकरण का अर्थ है, केंद्रीयकरण विके सेंट्रलाइजेशन का अर्थ पूछ रहे हैं कि उसका क्या अर्थ है। तो केंद्रीयकरण का है अधिकार का धारण। ठीक है, जो अधिकार आपको सौंपा गया था, अपने अधिकार धारण किया, तभी तो आपका उत्तरदायित्व बना। जैसे दिल्ली में केंद्रीयकरण है। ठीक है, एक जो पार्लियामेंट है वो बहुत सारे लॉज बनाती है, बहुत सारे एक्ट्स पास करती है, तो किसका एकाधिकार है? ये पार्लियामेंट का। तो पार्लियामेंट में यहाँ एकाधिकार को धारण किया, उसका अधिकार है जिसने वो धारण किया, उसको वो पावर्स हैं।
तो केंद्रीकरण वही है कि विकेंद्रीकरण क्या हो जाएगा जब हमने पावर्स को स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। केंद्रीकरण है कि एक अधिकार है उसका, और जब वो अधिकारों को धारण कर लेगी तो वो केंद्रीकरण बोलेंगे। अधिकार का वितरण, वितरण मतलब आप ट्रांसफर करें तो नहीं, अधिकार का वितरण नहीं होगा। लाभ केंद्र का निर्माण, प्रॉफिट सेंटर सब बना रहे हो, नहीं वो भी नहीं होगा, क्योंकि लाभ का तो सीधे सीधे बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन से होता है कि उनका ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन ये निर्माण हम केंद्रीकरण में नहीं करते हैं। नया केंद्र खोलना, कोई नया सेक्टर आप खोल रहे हो, वो भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा अधिकार का धारण करना, कि जिसको आपने राइट्स ट्रांसफर किए उसने उसको लाइबल किया या धारण किया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक लंबा ढांचा होता है। अब इन्होंने पूछा कि एक लॉन्ग स्ट्रक्चर कहाँ होता है, तो सबसे पहला है प्रबंध की सिकड़ी हुई श्रृंखला। सिकड़ी हुई मतलब बहुत पतली श्रृंखला बनाई है आपने, तो वो लंबे ढांचे के अंतर्गत नहीं आएगी, तो ये रॉन्ग आंसर होगा। प्रबंध की फैली हुई श्रृंखला मतलब एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड जो चीज होगी वो इसमें आएगी। एक्सटेंडेड मतलब आपने बड़ा ढांचा है तो उसके सब विभाग बना दिए, सब डिपार्टमेंट्स बना दिए, उसके अंदर बहुत सारे व्यक्ति दे दिए, उनके अंदर डिपार्टमेंट्स दे दिए। तो जो लंबा ढांचा होगा स्टॉपन श्रृंखला, वो फैली हुई श्रृंखला मतलब जिसको आप ऊपर से नीचे तक फॉलो कर सकोगे, जैसे अधिकार या ऑर्डर्स आप प्राप्त करोगे। ठीक है, प्रबंध की कोई श्रृंखला, एनी, तो ये नहीं होगा। प्रबंध के कम स्तर मतलब लेवल कम है तो नहीं। तो जो एक्सटेंडेड श्रृंखला होती है, फैली हुई श्रृंखला होती है, वो होता है प्रबंध का लंबा ढांचा या एक लंबा ढांचा जिसके तहत श्रोपन श्रृंखला बनाई जाती है। ठीक है, लंबे स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशंस में होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। फिर है कर्मचारियों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है, इच्छा अनुसार जो बना है वो उनकी कर्मचारियों पे, तो ये अनौपचारिक होगा क्योंकि ये स्वतः ही इनफॉर्मल जो है ये स्वतः ही निर्मित होता है। तो ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो स्वतः ही अपने आप ही बन जाता है, इसमें किसी तरह के रूल्स रेगुलेशन या शॉपन श्रृंखला फॉलो नहीं होती है। तो यहाँ अधिकारी जो है को एम्प्लॉयज एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, समय बिताते हैं, तो उनके बीच जो वार्तालाप या बातचीत हो रही है वो गॉसिप्स का फॉर्म ले लेती है, क्लस्टर्स का फॉर्म ले, ग्रेप वाइन बनता है। तो ये अपने आप तो अनौपचारिक तो नहीं होगा क्योंकि इसमें रूल्स रेगुलेशन या कुछ नियम कानून फॉलो होते, क्रियात्मक भी नहीं होगा, कार्यों का विभाजन विभागीय मतलब विभागों में बांट रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, जिसको हम बोल रहे हैं अनौपचारिक संगठन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बने रहे हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। थैंक यू।